बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना के मोहलिक वार जारी, डिवीजन में मजीद 8 अमवात, 91 नए केसेस। फैसलाबाद में 7 मरीज जान से गए, 76 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज जां बहक, 4 केसेस रिपोर्ट। जंग में 8 और चिन्योट में 3 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 8 अमवात, 91 नए केसेस। फैसलाबाद में 7 मरीज जान से गए, 76 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज जां बहक, 4 केसेस रिपोर्ट। जंग में 8 और चिन्योट में 3 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 8 अमवात हुई हैं, 91 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 7 मरीज जान से गए, जबकि 76 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। उधर टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज जां बहक, जबकि 4 केसेस रिपोर्ट हुए। जंग में 8 और चिन्योट में 3 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है। फैसलाबाद में 7 मरीज जान से गए, 76 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज जां बहक, 4 केसेस रिपोर्ट हुए। जंग में 8 और चिन्योट में 3 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है। कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं मुल्क भर में। और आपको बताएं कि डिवीजन में मजीद 8 अमवात हुई हैं, 91 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और नाजरीन, ईद की छुट्टियों में सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स साल भर की बेहतरीन करार। छुट्टियां खत्म, साफ फजा में सांस लेने का मौका भी खत्म। फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स को फिजा में एक बार फिर जहर उगलने की छुट्टी मिल गई। धुआं छोड़ती गाड़ियां भी अपना हिस्सा डालने लगी। लॉकडाउन वाहिद हल नहीं, महकमा माहौलियात फजा को आलूदगी से बचाने के लिए मुनासिब सद्देबाब करे। इसी पर मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। फैसलाबाद में एक बार फिर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। ईद के दौरान, ईद की छुट्टियों में जब फैक्ट्रियां और ट्रांसपोर्ट बंद रही और फैसलाबाद में मौजूद 666 से ज़ायद जो सनती यूनिट्स हैं और इसके साथ साथ जो डाइंग यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, भट्टियाँ हैं, वो तमाम तर बंद रहे। इसके साथ साथ 16.5 लाख में से बेशतर गाड़ियाँ जो थीं वो भी सड़कों पर ना निकली, जिस वजह से फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई और साल की कम तरीन शरह 68 पर चला गया। जब 21 मई और 22 मई के दौरान भी जो है वो इस एयर क्वालिटी को इंडेक्स चेक किया गया और इसके बाद तमाम तर फैक्ट्रियाँ दोबारा चलना शुरू हुई, इसमें फिर जो था वो इजाफा हुआ। अब जबकि आज जो है वो इसमें होशरबा इजाफा नज़र आ रहा है और 131 की शरह भी जो है वो अबूर कर चुका है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। इस हवाले से माहिरीन सेहत का ये कहना है कि इस तरह तेज़ी से आता हुआ बिगाड़ जो है वो जहाँ पर कोरोना एक बड़ा मसला है तो और कोरोना के दौरान सांस के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उन इलाकों में जहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर ऐसे मसाइल ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो महकमा माहौलियात हैं उनके मुताबिक सूरत हाल जो है वो अभी भी तसल्ली बख्श है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुकर्ररा हद के जो है वो दरमियान नज़र आता है। लेकिन जो तहकीकाती साइट इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उसके मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो बड़ी तेज़ी से बिगाड़ पैदा हो रहा है। जी, 131 पर जा पहुंचा रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फंड्स की कमी, हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 का मंसूबा ठप। ब्यूटी पार्लर, सैलून और हजाम की रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। मंसूबे के तहत ब्यूटी पार्लर, सैलून और हजाम को किट्स फराहम करना थे और उन्हें हेपेटाइटिस फ्री होने का सर्टिफिकेट फराहम करना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, फंड्स की कमी, हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 का मंसूबा ठप। ब्यूटी पार्लर, सैलून और हजाम की रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। मंसूबे के तहत ब्यूटी पार्लर, सैलून और हजाम को किट्स फराहम करना थे। इसी पर मजीद बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मर्दों ख़वातीन पुरकशिश नज़र आने की नीयत से ब्यूटी पार्लर, सैलून और हजाम का रुख कर रहे हैं। कहीं वो हेपेटाइटिस जैसे मौजूद मर्ज का शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2017 मुतारफ़ करवाया गया था और तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर चुका है और मनसूबा ठप हो चुका है। हुकूमत की जानिब से जो मनसूबे पर किसी किस्म की कोई पेशरफ जो है वो शुरू नहीं की जा सकी। मनसूबे के तहत ब्यूटी पार्लर, सैलून और हजाम को जो है वो किट्स फराहम की जानी थी और उसके साथ साथ ब्यूटी पार्लर, हजाम और जो सैलून है वहाँ पे काम करने वाले अफराद की बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग होनी थी और हेपेटाइटिस ट्रेनिंग के बाद इन्हें एक सर्टिफिकेट जो था वो फराहम किया जाना था, जिसे हेपेटाइटिस जो था वो पाक करार देते हुए कि यहाँ पे शहरी आ सकते हैं। ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन आ सकती हैं, सैलून में मर्द हज़रात आ सकते हैं और यहाँ से अपनी कटिंग समेत जो दीगर उनकी आसाइशात हैं उन्हें यहाँ से पूरा किया जा सकता है, मगर ताहाल इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे।
جی سر بتائیں آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ 9000 ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ بتائیں کہ کیا کہیں گے ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کے حوالے سے؟ نہیں، یہ جو انہوں نے پروگرام بند کیا ہوا ہے یہ شروع ہونا چاہیے. یہ اچھا پروگرام تھا ان کا، لیکن وہ کافی دیر سے وہ ہو نہیں رہا. جی بالکل، کافی عرصے سے جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تاہم جو اس کے فوکل پرسن ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عطاء المنعم، ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت پاکستان کی جانب سے بلایا گیا تھا اور اس کا PC1 جو ہے وہ منظور کیا جا چکا ہے. جلد فنڈز فراہم کیے جائیں گے، جس کے بعد بیوٹی پارلر، سیلون اور جو حجام حضرات ہیں انہیں کٹس وغیرہ فراہم کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کروائی جائے گی اور بعد میں انہیں جو ہے وہ سرٹیفکیٹ فراہم کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے عزادار حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ہیپیٹائٹس آرڈیننس 2017 کا منصوبہ ٹھپ، بیوٹی پارلر، سیلون اور حجام کی رجسٹریشن نہ ہو سکی. اسی بارے میں فوکل پرسن ہیپیٹائٹس پروگرام ڈاکٹر عطاء المنعم کا کیا کہنا ہے، وہ بھی آپ سنیے. جی دیکھیں، ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے نیا PC1 اپروو کر دیا ہے اور سیکنڈلی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہی ہے. ان کا PC1 جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان انیشیٹو کے نام سے نیا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کو بہت سی کٹس اور جو ہمارے ہیپیٹائٹس کلینکس ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو امپروو کیا جائے گا. ساتھ ساتھ جو رکا ہوا تھا سسٹم ہمارا جو باربرز اور سیلونز کے حوالے سے اور بیوٹی پارلرز کے حوالے سے، ان کی ٹریننگز اور ان کے ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ سیٹ اپ لینے جا رہا ہے. فردر یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے ہیپیٹائٹس کلینکس تھے وہ صرف تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیول تک موجود تھے. اب ان کو انشاءاللہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے RHCs کے لیول پر، اور جو ہمارے 15 RHCs ہیں ان کے اندر بھی ہیپیٹائٹس کلینکس جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں، جن کے لیے میڈیکل آفیسرز کی ٹریننگ اور وہاں کے سٹاف کی ٹریننگ اور شاید ریکروٹمنٹ بھی اس حوالے سے کی جائے. یہ PC1 جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرائم منسٹر انیشیٹو کے مطابق جو ہے اس کے اندر یہ شامل کیا گیا ہے. تو امید ہے آنے والے کچھ دنوں میں ہمارے RHCs کے حوالے سے بھی ایک اچھی امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں جنگ میں فیکٹری ملازمین اور ان کے اہل خانہ مفت علاج کی سہولت سے محروم. سوشل سیکیورٹی اسپتال کو ختم کر کے ڈسپینسری کا درجہ دے دیا گیا. فیکٹری ملازمین علاج معالجے کے لیے خوار ہو گئے. جنگ میں فیکٹری ملازمین اور ان کے اہل خانہ مفت علاج کی سہولت سے محروم ہیں. اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. مبشر، اپڈیٹ کیجیے. بالکل، پنجاب حکومت نے جھنگ کے فیکٹری ورکرز پر ایک اور بم گرا دیا ہے. جھنگ کی فیکٹری ورکرز اور ان کے اہل خانہ کو مفت علاج معالجے کی سہولیات سے محروم کر دیا گیا ہے. جھنگ میں سوشل سیکیورٹی ہسپتال بنایا گیا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے نوٹیفکیشن جو جاری کیا گیا اس کے مطابق یہاں پر ڈاکٹرز کی سیٹیں بھی ختم کر دی گئی ہیں اور اس کو اب منی ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے جو مزدور ہیں وہ پریشان ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مفت علاج معالجہ کے لیے مارے پھر رہے ہیں. اب ان کو دوسرے اضلاع میں علاج معالجہ کے لیے جانا پڑے گا. اسی حوالے سے کچھ مزدور موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر، آپ بتائیے گا کہ آپ کو اس ہسپتال سے کس قسم کی سہولیات مل رہی تھیں؟ کتنا جدید ہسپتال ہے یہ؟ سر، جدید ہاسپٹل ہے، اس میں ایکس رے مشین بھی ہے، باقی بھی بہت سہولتیں تھیں، جو کہ تقریباً 11,000 رجسٹرڈ اس میں ہے ورکر جو ہے سوشل سیکورٹی کے، اور تقریباً اس سے متاثر جو ہیں وہ تقریباً ایک اگر ورکر ہے اس کے 5 لوگ بھی ہو، اگر اس کے فیملی کے ممبر ہیں، مطلب تقریباً 55,000 ورکر اس سے مطلب اپنا آدمی متاثر ہوا ہے. اور ہمیں جو سہولتیں دی جا رہی تھی وہ ساری ختم کر دی گئی ہیں. ہاسپٹل میں جو تمام ڈاکٹر تھے وہ تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں، اسپیشلسٹ ختم کر دیے گئے ہیں. اگر علاج کرانا ہے، اگر ہم نے جانا ہے تو اب فیصل آباد جانا پڑے گا. جھنگ پسماندہ علاقہ ہے، اس میں تو پہلے کچھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ عمران خان صاحب نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم جھنگ کو جدید ہاسپٹل بنا کے دیں گے آپ کو، اور سوشل سیکورٹی کے کارڈ جو مزدوروں کا بنیادی حق ہے وہ دیں گے. وہ دینے کی بجائے ہم سے تو ہر چیز چھینی جا رہی ہے. اس ہسپتال کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مبشر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور اہل کمیشن کے ذریعے فردوں کا اجرا روکنا ریونیو حکام کے لیے چیلنج. نوٹیفیکیشن جاری کرنا بھی کسی کام نہ آیا. سائلین نے ملبہ اراضی ریکارڈ سینٹرز کے حکام پر ڈال دیا. اہل کمیشن کے ذریعے فرد اور انتقال کروانے کا دباؤ ڈالا جاتا ہے. سائلین کا یہ الزام عائد کیا گیا ہے سائلین کی جانب سے. اہل کمیشن کے ذریعے فردوں کا اجرا روکنا ریونیو حکام کے لیے چیلنج بن گیا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے. عبدالرحمان، بتائیے گا.
की जाए यहाँ पर एल कमीशन के हवाले से तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है कि यहाँ पर सब रजिस्ट्रार की जानब से एल कमीशन का सिलसिला नहीं रोका जा रहा। और दूसरी जानब अगर बात करें राजी रिकॉर्ड सेंटर में, तो यहाँ पर जो अमले की शार्टेज है उसकी वजह से बड़ा मसला बना हुआ है। तो यहाँ पर जो काम करने वाले रेवेन्यू के लिए आने वालों का क्या मौक़िफ़ है, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, क्या इशूज़ का सामना है यहाँ पर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट? बुनियादी तौर पर जो है डे वन से सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि यहाँ तहसील सदर में स्पेशली 7 कानूनगोइयाँ हैं जो एक ADLR और एक SCI के हवाले कर दी गई हैं। और स्टाफ की अगर बात करें, SCOs जो लाइव सर्विस पे हैं या दूसरी दीगर सर्विसेज पे हैं, तो वो उनकी तादाद हार्डली 15 लोग होंगे, जबकि इनके पास जो है वो रिकॉर्ड जो है मोर देन 70 या मोर देन 80 पटवारियों का जो मैनुअल रिकॉर्ड है वो इनके पास रिकॉर्ड है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये 10, 12, 15 लोग मिलके, 20 लोग मिलके जो है वो 80 लोगों की टीम का काम जो है ये संभाल लेंगे। फिर आगे आ जाता है कि इनकी काम करने की जो है अपना इनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है, SCOs जो हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उसको वॉच करते हुए जो है वो काम करना है कि हमने जो है वो साहिल को सर्विस देनी है या हमने जो है अपनी कोई अनड्यू इससे कोई बात मनवा के तो देन जो है इसका काम करना है। तो ये बात आ जाती है, उसकी बुनियादी वजह भी फिर वही आ जाती है। SCI साहब हैं अभी रिसेंटली ये अपॉइंट हुए, महंगे दामों काम करवाया जाता है। अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसी पर मजीद बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किए हैं नादिया अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि महंगे दामों काम करवाया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर टेकिंग माय स्टेटमेंट। लेकिन आप काइंडली मुझे बताएंगे कि किस हवाले से महंगे दामों को काम करवाया जा रहा है? रोकना रेवेन्यू हुकाम के लिए चैलेंज बन गया है। नोटिफिकेशन जारी करना भी किसी काम नहीं आया। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। नहीं, जो सरकारी फीस है, जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, वो हर सेंटर पे डिस्प्लेड हैं, नोटिफाइड हैं, और उसके अलावा किसी भी किस्म की फीस देना जो है वो लोगों को बताया गया है कि जो सरकारी फीस है उसके अलावा कोई पैसे ना दिए जाएं। तो अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट कहीं पे भी आ रही हैं तो हमारे सेंटर पे टोल फ्री नंबर मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली हेल्पलाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई किसी को ज़्यादा पैसे देने की कोई शिकायत है तो वो कंप्लेंट सेल पे थ्रू UAN नंबर या हमारे टेलीफोन बोर्ड के जरिए रजिस्टर करवाई जा सकती हैं। ठीक, नादिया साहबा, ये भी कहिएगा कि साइलिन का ये बताना है कि फर्द और इंतकाल करवाने का दबाव डाला जाता है उनसे और महंगे दामों का काम करवाया जाता है। नहीं, फर्द और इंतकाल जारी करने का दबाव, मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लैरिफाई करें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर कोई एप्लीकेंट आता है जिसको अपनी फर्द लेनी है और वो उसका इंटाइटल्ड है, लीगली इंटाइटल्ड है, तो वो फर्द लेना या इंतकाल कराना उस फाइल का हक है, उसके लिए उन्हें दबाव डालने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई इंटाइटल्ड नहीं है, जिसकी फर्द कानूनी तौर पे नहीं निकाली जा सकती या इंतकाल में कोई लीगल हिचेस हैं, तो वो दबाव डाल के भी हमारे सेंटर से ये काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नादिया अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन, हमारे साथ मौजूद थी, आपने वक्त दिया। थर्मल पावर स्टेशन को बंद करने का फैसला नामंजूर। वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन का थर्मल पावर स्टेशन से मुलाजमीन को सरप्लस करने पर एहतजाज किया गया। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, थर्मल पावर स्टेशन मुलाजमीन को सरप्लस करने के हवाले से यहाँ पर वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और जो है वो हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है कि मुलाजमीन जो अपनी ज़िंदगी के 20 साल देने के बाद जो है वो तरक्कियाँ हासिल की, अब जो है वो उनको सरप्लस किया जा रहा है, जो कि मुलाजमीन का उनसे हक छीनने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो यूनियन रहनुमा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, क्या कहेंगे हमें कि मुलाजमीन को जो है वो सरप्लस किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क पाकिस्तान की तारीख में थर्मल पावर हाउसेस का बदतरीन दिन जा रहा है। आज थर्मल पावर स्टेशन फैसलाबाद के 109 मुलाजमीन समेत तमाम मुल्क भर के बिजली घरों से 1753 मुलाजमीन को सरप्लस कर दिया गया है। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमती मुआशी दहशत गर्दी है, इन मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम है।
हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि इन पावर हाउसेस को फौरी चलाने के इक़दामात किए जाएँ। जब इस पावर हाउस को स्टीम पावर स्टेशन फैसलाबाद को और GTPS को बंद किया गया, उस दिन ये पावर प्लांट ऑपरेशनल पोजीशन में था। गैस टरबाइन पावर स्टेशन 5 रुपये 80 पैसे और हमारा जो स्टीम टरबाइन है वो तकरीबन 9 रुपये के करीब पर यूनिट बिजली पैदा कर रहा था, जबकि यही बिजली हम IPP से तकरीबन 25 से 30 रुपये के करीब परचेज़ कर रहे हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इन सरकारी बिजली घरों को फौरी चलाने के इक़दामात किए जाएँ। अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी के तहत इन पावर हाउसेस को चलाना उनके अख्तियार में नहीं है, तो हमारा ये मुतालबा है कि आपने जो मुलाजमीन को सरप्लस किया है इसके ऊपर नजरसानी की जाए। ये हमारे ये मुलाजमीन को सरप्लस किया जा रहा है। वैस अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में साइंस की तालीम के फरोग में अदम दिलचस्पी। साइंस पढ़ने वाले तलबा के लिए स्कूल्स में सहूलियात ही पूरी ना की जा सकी। फैसलाबाद के 550 में से 100 स्कूलों में साइंस लेबॉर्ट्रीज ही मौजूद नहीं हैं। 300 से ज्यादा स्कूलों की साइंस लेबॉर्ट्रीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का सामान भी मौजूद नहीं। MC हाई स्कूल झाल खानवाना में भी साइंस लैब मौजूद नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत की फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में साइंस की तालीम के फरोग में अदम दिलचस्पी सामने आई। साइंस पढ़ने वाले तलबा के लिए स्कूलों में सहूलियात ही पूरी ना की जा सकी। इसी पर मजीद बात करते हैं, जहांगीर अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर, बताइएगा। तादाद में सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों बहुत बड़ी तादाद में सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की साइंस के हवाले से जो फैसिलिटीज़ हैं, साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनमें सामान है उसकी दस्तयाबी मुमकिन नहीं बनाई गई। हाल ही में फैसलाबाद समेत पंजाब भर के बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स को अपग्रेड भी किया गया, जिनमें मैट्रिक की क्लासेस तो लगा दी गई, लेकिन वहां पर साइंस लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो फराहम नहीं की गई। फैसलाबाद का गवर्नमेंट MC हाई स्कूल जाल खानवाना भी इन्हीं स्कूल में शामिल है और मजमूई तौर पर इस तरह फैसलाबाद में 100 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिसमें साइंस लैब मौजूद नहीं है, जबकि 300 के करीब अगर स्कूल की बात करें तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं उनकी शॉर्टेज है। किसी में केमिस्ट्री का सामान मुकम्मल नहीं है, किसी में फिजिक्स के हवाले से शॉर्टेज है, तो कहीं पर बायोलॉजी के जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल नहीं है। इसी तरह से जो बिलखसूस अपग्रेड किए गए थे उनमें तो सिरे से साइंस लैब मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर साइंस किस तरह बच्चों को पढ़ाई जाएगी, किन मुश्किलात का सामना है। स्कूल प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए सर कि अगर साइंस लेबॉर्ट्रीज हमारे स्कूल्स में नहीं होंगी और फैसलाबाद के 100 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लैब नहीं है, आपके स्कूल में भी अपग्रेड तो कर दिया गया लेकिन साइंस लेबॉर्ट्री अभी तक नहीं बनाई गई, आपके पास 9th की क्लास मौजूद है, तो साइंस के बच्चों को फिर किस तरह पढ़ाया जाएगा अगर सामान नहीं होगा, लैब्स नहीं होंगी और उनके पास एक्सपेरिमेंट करने का, प्रैक्टिकल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जहांगीर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो अपग्रेडेड स्कूल्स हैं इनमें साइंस लैब का वाकई एट द मोमेंट प्रॉब्लम है और इसको हमने जो है इसकी डिमांड भेजी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द जो है वो हमें इसका सामान साइंस लैब का जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और ताकि हम बच्चों को प्रैक्टिकल तालीम जो है वो स्किल दे सकें और बच्चे जो हैं वो सीख सकें, प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकल खुद लैब में जाके कर सकें और एहसन तरीके से जो है वो तदरीसी सरगर्मियाँ जो है वो उसको मुमकिन बनाया जा सके। सर कोविड में वैसे ही तकरीबन 1.5 साल होने को है और इन 2 सालों में पिछले साल भी प्रैक्टिकल इम्तहानात नहीं हुए, बल्कि इम्तहानात नहीं हुए, इस साल भी प्रैक्टिकल इम्तहानात तो नहीं हो रहे, लेकिन कितना ज़रूरी समझते हैं कि साइंस जिस बच्चे ने पढ़नी है उसके लिए स्कूल में लैब हो ताकि एटलीस्ट वो एक्सपेरिमेंट उसके देख सके, कर सके, उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसी वक्त होगी जब वो प्रैक्टिकल करेगा। साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं बगैर प्रैक्टिकल के उनको समझना आसान नहीं है। इस हवाले से क्या कहते हैं, कितनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस लैब्स की कितनी ज़्यादा है? जी इससे कतई नज़र के प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, प्रैक्टिकल की अहमियत अपनी जगह पे है, इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे की जो हम तालीम बच्चों को प्रैक्टिकली देंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, वो बच्चों के जहनों में हमेशा के लिए वो जो है वो रहेगी और जो तालीम प्रैक्टिकल के बगैर होगी वो तो हम नहीं कह सकते कि वो देर पा बच्चों में होगी और बच्चे जो है वो ग्रूम कर सकेंगे या नहीं कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए।
बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ साइंस कंपटीशन जब करवाए जाते हैं तो बच्चे साइंस के मॉडल्स भी बनाते हैं। तो जब उनके अपने स्कूल में लैब्स मौजूद नहीं होंगी तो किस तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकेगी, किस तरह वो साइंस के कवानीन को समझ सकेंगे। और फिज़िक्स के बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल मौजूद हैं जहाँ पर ये नागुज़ीर है कि बच्चों को बताया जाए मेजरमेंट्स किस तरह की जाती हैं और इस तरह से और मुख्तलिफ जो कवानीन हैं फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस के हवाले से अगर बात की जाए तो जब तक वो केमिकल्स स्कूल में मौजूद नहीं होंगे, इक्विपमेंट मौजूद नहीं होगा, उनको एक्सपेरिमेंट वो नहीं करवाए जाएंगे। जहांगीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है CEO एजुकेशन अली अहमद सियान साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, स्कूल्स में लैब सहूलियात का फुकदान है, वजह क्या है? CEO एजुकेशन से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद के 550 में से 100 स्कूलों में साइंस लेबॉर्ट्री सिरे से ही मौजूद नहीं। 300 से ज्यादा स्कूलों की साइंस लेबॉर्ट्रीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का मुकम्मल सामान भी मौजूद नहीं। MC हाई स्कूल झाल खानवारा में भी साइंस लैब मौजूद नहीं है। पंजाब हुकूमत की फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में साइंस की तालीम के फरोग में अदम दिलचस्पी। साइंस पढ़ने वाले तलबा के लिए स्कूल्स में सहूलियात ही पूरी नहीं की जा सकी। फैसलाबाद के 550 में से 100 स्कूलों में साइंस लेबॉर्ट्री सिरे से ही मौजूद नहीं है। जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, कहिएगा, स्कूल्स को अपग्रेड भी किया गया, उसके बावजूद भी साइंस लैब्स मौजूद नहीं हैं। फैसलाबाद के 52 स्कूल ऐसे थे जिनको प्राइमरी से एलिमेंट्री से हाई हिस्से में अपग्रेड किया गया, लेकिन वहां पर जो ज़रूरियात थी सिर्फ ये देखा गया कि आया कि कमरे वहां पर अगर मौजूद हैं, बच्चों को बिठाया जा सकता है, तो स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन मैट्रिक में चूंकि साइंस ठीक है जहांगीर, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें दोबारा ज्वाइन किया है CEO एजुकेशन अली अहमद सियान साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, स्कूल्स में लैब सहूलियात का फुकदान है, वजह क्या है? कौन से स्कूल में फुकदान है? पंजाब हुकूमत की फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में साइंस की तालीम के फरोग में अदम दिलचस्पी है। और आपको बताएं कि फैसलाबाद के 550 में से 100 स्कूलों में साइंस लेबॉर्ट्रीज मौजूद नहीं है। नहीं, मेरा भी ख्याल कि फिगर ठीक हो। कुछ स्कूल हमारे हुए एलिमेंट्री के करीब, वहां पर उनको सबके पास फंड मौजूद है MSB और FCF की शक्ल में, और हम उनको ये जारी का सामान जो है वो खरीदें। जी, CEO एजुकेशन अली अहमद सियान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में साइंस की तालीम के फरोग में अदम दिलचस्पी। साइंस पढ़ने वाले तलबा के स्कूलों में सहूलियात ही पूरी नहीं की जा सकी। जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, CEO एजुकेशन अली अहमद सियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये फिगर दुरुस्त नहीं है। सर, फैसलाबाद के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बिल्कुल अपग्रेड हुए, जहां पर 9th की क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन वहां पर साइंस लैब जो है मौजूद नहीं है। इस हवाले से क्या कहते हैं कि जिनको अपग्रेड किया गया वहां तो सिरे से मौजूद ही नहीं है, और बाकी भी लैब्स के हवाले से अक्सर स्कूल्स में शॉर्टेज है सामान की, इस हवाले से क्या कहते हैं? पंजाब हुकूमत की फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में साइंस की तालीम के फरोग में अदम दिलचस्पी। साइंस पढ़ने वाले तलबा के लिए स्कूल्स में सहूलियात पूरी ना की जा सकी। फैसलाबाद के 550 में से 100 स्कूल्स में साइंस लेबॉर्ट्रीज सिरे से ही मौजूद नहीं। 300 से ज्यादा स्कूल्स की साइंस लेबॉर्ट्रीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का मुकम्मल सामान भी मौजूद नहीं। MC हाई स्कूल झाल खानवाना में भी साइंस लैब मौजूद नहीं है। जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान भी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताते हैं, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 4 बजे मुनाकिद होगी। इम्तिहानात के इनेकाद, गर्मी की छुट्टियों, असातिज़ा की वैक्सीनेशन का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। वजीर तालीम और सेहत वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत करेंगे।
बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 4 बजे मुनाकिद होगी। इम्तिहानात के इनेकाद, गर्मियों की छुट्टियों, असातिज़ा की वैक्सीनेशन का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। प्लॉट्स लेने वाले शहरी हो जाएं होशियार। टोबा में तकरीबन 50 के कॉलोनियों गैर कानूनी निकली हैं। इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनीज की तफसीलात इकट्ठी कर ली गई हैं। आपको बता रहे हैं, प्लॉट्स लेने वाले शहरी हो जाएं होशियार। टोबा में तकरीबन 50 कॉलोनियां गैर कानूनी निकली। बात करते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के शहरी हो जाएं होशियार। जिसने अगर प्लॉट लेना है तो सबसे पहले तस्दीक कर लें कि जिस जगह पे आप प्लॉट ले रहे हैं, क्या ये कॉलोनी, ये जगह जो है रजिस्टर्ड है या गैर कानूनी है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है तमाम तफसीलात जो है इकट्ठी करना शुरू कर दी गई हैं। तहसील टोबा की अगर बात करें तो यहाँ पर 50 के करीब जो है गैर कॉलोनीज़ मौजूद हैं, जिस हवाले से तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी कॉलोनी जो है जिसके मशहूर होने के भी जो है चांसेस बन रहे हैं कि वहाँ पर जो है मशहूर कॉलोनी है, वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है गैर कानूनी जो है उस कॉलोनी को डिक्लेयर कर दिया गया है। ग्रीन टाउन, रौफ सिटी, प्राइम सिटी, गुलिस्तान कॉलोनी, न्यू सुबहान, मक्का सिटी, वली टाउन, मदीना गार्डन समेत बेशुमार ऐसी कॉलोनी है जो गैर कानूनी करार दी गई हैं और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इनकी तमाम तफसीलात जो है इकट्ठी की गई हैं और नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि अपनी तमाम कॉलोनी को रजिस्टर जो है किया जाए, वरना आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। और ज़िले इंतजामिया भी इस बारे में सोच रही है कि आने वाले दिनों में ये अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाते गैर कानूनी कॉलोनियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। शाहिद, अपडेट कर रहे हैं तो शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। हमारे पास आपको पता है अर्बनाइजेशन अब शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके अंदर हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको लॉ और हमारी जितनी भी रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक देखा जाए। हम मुसलसल डीपीडीसी भी कर रहे हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि काफ़ी देर पहले की आबाद हैं और उन्होंने एक्सटेंशन की हुई हैं। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो थी वो उनकी कटिंग स्टार्ट थी काफ़ी देर की, उनको कोशिश की है कि वो अंडर द लॉज अगर वो कवर होती हैं, और जो बिल्कुल किसी किस्म से भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, उनकी हमने इंतकालात जो हैं वो बंद किए हुए हैं और उनके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो क्लोज हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।